प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित की अध्याय 8 राशियों की तुलना, जिसकी प्रश्नावली 8.3 का शेष भाग इस वीडियो में हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम इस प्रश्नावली का एक वीडियो भाग तैयार कर चुके हैं, आपने उसे देख भी लिया है। अब हम इसमें आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें दिया है वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर रुपये 60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में, और दूसरी बार पूछा है 1 वर्ष के अंत में, कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखिए, यहाँ समझने की एक बात है बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब है कि एक छमाही का मतलब होता है एक अर्धवर्ष, और एक पूरे वर्ष का मतलब होता है 2 अर्धवर्ष, ठीक है। तो हमारा समय यहाँ पर 1 अर्धवर्ष और 2 अर्धवर्ष हो जाएगा, ठीक है। दर की बात करते हैं। दर अगर हम छमाही करेंगे, 6 महीने में अगर दर की संयोजित करते हैं दर को, तो हमें 12% की जगह 6% उपयोग में लेना है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले लिखते हैं मूलधन। मूलधन यानी P, ये दिया है हमको 60,000 रुपये, ठीक है। दर दी गई है, दर यानी R हमें दिया गया है 12% वार्षिक। कैसी है ये? वार्षिक है, ये लिखना भी ज़रूरी है। और समय जो दिया गया है, ये हमें 2 बार पूछा है। तो पहले भाग में हमसे पूछा है 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अर्धवर्ष, ठीक है। और 1 अर्धवर्ष हो गया। और दूसरे में हमसे जो समय पूछा है, जो समय दिया है वो दिया है 1 वर्ष, जिसको हम क्या लिखेंगे? 2 अर्धवर्ष। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें शर्त दी गई है कि ब्याज जो है वो कैसे संयोजित होता है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित करने पर, ये हमने इस वजह से ऐसा इसको लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 महीने के लिए हम निकालेंगे। पहला भाग हम इसका हल करते हैं। तो यहाँ हमें मूलधन क्या दिया गया है? 6 महीने के लिए भी मूलधन है हमारा 60,000 रुपये, ठीक है। दर हमारी हो जाएगी, दर बराबर 12% है, जो क्या हो जाएगी बच्चों? 12% की जगह 6% अर्धवार्षिक, ठीक है। क्या है ये? 6% अर्धवार्षिक। और समय आपको दे ही दिया मैंने पहले, 1 अर्धवर्ष है। तो देखिए, कुल राशि A बराबर क्या करेंगे? P1 + R/100 और N। P का क्या है मान? 60,000। 1 प्लस दर कितनी हो गई हमारी? 6, और बटा में 100। और समय क्या है? 6 महीने के बाद है, यानी 1 अर्धवर्ष, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 60,000 इंटू 1 प्लस, इन्हें आप यहाँ काट सकते हैं, काटना चाहें तो, नहीं काटना चाहते हैं तो ये आपका सीधा भी हो जाएगा। यानी आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं? 100 एकम 100 और 1, 106। आप यहाँ 106 लिखें, 106/100, और ये एक समय 1 है, ठीक है। अब आगे देखिए, 60,000 इंटू 106/100, ये आपको हल करना है। देखिए, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट किया। अब हमारे पास बच गया 600 इंटू 106। तो 600 को गुणा करेंगे 106 से, तो पहले तो आप 2 जीरो लगा लें, और फिर 6 को 6 से किया तो 36 का 6, फिर 3 और 6, यानी 63,600 रुपये। क्या हुआ? 63,600 रुपये। ये उसे कितने दिन बाद मिलेंगे? 6 माह बाद। 6 माह बाद कुल राशि बराबर आपकी क्या आई है? 63,600 रुपये, ठीक है। आपका पहले भाग का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए, मूलधन यानी P आपका वही 60,000 ही रहेगा, ठीक है। समय बराबर
2 अर्धवर्ष हो गए, ठीक है। और दर आपकी क्या हो गई, दर भी आपकी 2 अर्धवर्ष हर 6 महीने के बाद हो रहा है, तो दर भी आपकी क्या रहेगी, 6% अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसकी कुल राशि निकाल लेते हैं। कुल राशि ए बराबर P1 प्लस R/100 और ये आपका N। P क्या है, 60,000 रुपये, और उसके बाद में 1 का 1 प्लस 6/100, और अर्धवर्ष कितने थे, 2 अर्धवर्ष हैं, ठीक है। 2 अर्धवर्ष हो गए, समय आपका 2 अर्धवर्ष है। अब देखिए आगे 60,000 इंटू 100 एकम 100 और 100 एकम 100 और 6 106, यानी 106/100 गुणा 106/100, ये हो गया। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट की, यहाँ 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट की। 106 इंटू 106 और गुणा 6 ये करेंगे हम, तो देखिए क्या मिलेगा हमको। यहाँ मिलता है बच्चों हमको 67,416 रुपये, ठीक है। ये उसे 1 साल के बाद मिलेगा, यानी 1 वर्ष पूरा होने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पहला प्रश्न, यानी 5वां प्रश्न इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लेकिन प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में आप बच्चों एक चीज़ और लिख लें, जैसे ये हमारा 63,600 आया है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखें, जैसे मैंने ये लिखा है 6 माह बाद कुल राशि 63,600 मिलेगी। ऐसे ही आपको यहाँ भी लिखनी है कि 1 वर्ष बाद वासुदेवन को 67,416 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब छठा प्रश्न दिया है बच्चों, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज एक बार तो वार्षिक संयोजित होता है और दूसरी बार अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक निकालेंगे, एक बार हम 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक दर से ब्याज संयोजित करके और हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ हमें मूलधन क्या दिया गया है, 80,000 रुपये मूलधन। छठा प्रश्न कर रहे हैं, मूलधन P ये दिया है हमें बच्चों रुपये 80,000, ठीक है। दर क्या दी गई है, दर यानी R हमें दिया गया है यहाँ पर 10%, क्या दी गई है, 10% वार्षिक। ये 10% वार्षिक हमारी दर हो गई। और समय दिया गया है हमको यहाँ 1.5 वर्ष का। समय n बराबर क्या है बच्चों, 1.5 वर्ष, ठीक है। 1/1/2 वर्ष है। परंतु इस प्रश्न में हमको एक शर्त दी है, वो शर्त क्या है, नंबर 1 पर हमें शर्त दी गई है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, और दूसरा दिया है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं जिसमें ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित होता हो। तो देखिए मूलधन P बराबर है 80,000 रुपये, दर है 10% और समय है 1/1/2 यानी 3/2 वर्ष, ठीक है। रख देते हैं इसको सूत्र में। कुल राशि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और यहाँ N। अब देखिए N में क्या है बच्चों, 1.5 वर्ष है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले 1 वर्ष के लिए लिख देता हूँ, यानी 80,000
और 1 + r क्या है हमारी 10/100 और समय हो गया 1 वर्ष। ठीक है, तो 80,000, उसके बाद में 100 एकम 100 और ये 110/100 ये हो गया। अब देखिए 80,000 गुणा 110/100, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी। फिर यहाँ बचा हमारे पास 110 और यहाँ बचा हमारे पास 800, तो 1 2 3 3 जीरो तो हमने ये लगा ली गुणनफल की, और 11 8 88। ठीक है, यानी कितना उत्तर आया हमारा, यहाँ मिलता है हमको बच्चों 88,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 वर्ष की कुल राशि। अब हमारी आधी वर्ष रह गई। 1/2 वर्ष के लिए कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये आपका N। इसको आप यहाँ जैसे करेंगे तो आधे वर्ष के लिए बच्चों आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आप दर को आधा करेंगे जब समय को आप 1 अर्धवर्ष में कर पाएंगे। ठीक है, पहला तरीका तो आपका ये भी है। दूसरा, हम जैसे पिछले प्रश्न में करते आ रहे थे उस प्रकार से आप यहाँ इसे रोक करके साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, साधारण ब्याज बराबर P × R × T/100। अब देखिए यहाँ P क्या होगा, 88,000 होगा। ठीक है, यानी मूलधन क्या होगा 88,000, क्योंकि अब 88,000 पर ब्याज लगने वाला है, तो हम लिखेंगे 88,000 × R क्या है हमारी 10, समय क्या है हमारा 1/2 और गुणा में नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, इस 2 को हमने यहाँ इससे काटा 440, 440 हुआ। अब 440 को आपको गुणा करना है किससे, 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 4,400 रुपये। कितना मिला आपको, 4,400 रुपये। अब एक सही 1/2 वर्ष के लिए कुल राशि ये करनी है। तो 1 वर्ष के लिए तो क्या आई थी हमारी 88,000, और दूसरे वर्ष के लिए हमारा ब्याज क्या मिला हमको 4,400। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों, देखिए 400 का 400 लिखेंगे। ठीक है, 4 और 8 12 और 8 और 1 9, 92,400 रुपये। ये हमें 1.5 वर्ष के बाद मिलता है। कब, जब हमारी ब्याज की जो दर है वो क्या है, वार्षिक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किया। अब देखिए, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मूलधन क्या रहेगा हमारा, मूलधन यानी P ये हमारा वही 80,000 ही रहेगा। ठीक है, 80,000 हो गया। दर हमारी 10% है, परंतु 5% कर दी जाएगी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक है इसलिए, अर्धवार्षिक होने के कारण क्या कर देंगे 5 पर, अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 5% हो गई। समय, समय देखिए, समय N ये क्या दिया गया है हमको 1.5 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित होने के कारण 3 अर्धवर्ष हो गए। कितने हो गए, 3 अर्धवर्ष, ये समय हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सूत्र में लगाएंगे। कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये आपका N। P क्या है आपका 80,000, और उसके बाद 1 + अब रेट क्या हो गई, दर क्या हो गई हमारी 5/100, और समय 1.5 की जगह क्या करेंगे अब आप 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 80,000, 100 एकम 100 और 5 105, 105/100 और इसकी घात हो गई 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए 80,000, अब इसको गुणा में बदल देते हैं, हम पूरे को गुणा लगाएंगे यहाँ पर।
और 105/100 3 बार लिखेंगे। 105/100 गुना 105/100। ठीक है, जितनी जीरो आप काट सकते हैं काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट की, फिर 2 जीरो से हमने फिर 2 जीरो कट किया। 100 को नीचे रहने देते हैं, भाग देने में आसानी रहेगी। अब हम 105 गुना 105 गुना 105 और गुना 8 ये कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 92,610 92,610 रुपये ये होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था लास्ट में कि दोनों भुगतान की जाने वाली जो राशियां हैं उनमें अंतर क्या है। तो देखिए, राशियों का अंतर निकाल लेते हैं। राशियों का अंतर यहाँ क्या है? 92,610 और उधर क्या था? 92,400। तो माइनस कर लीजिए इसमें से 92,400 को माइनस कर दीजिए। क्या मिलेगा हमको? 210 रुपये। तो दोनों राशियों में अंतर जो है वो क्या आएगा? 210 रुपये का अंतर आएगा। तो लास्ट आपको यहाँ यही उत्तर लिखना है। वैसे आपके उत्तर एक तो ये है, एक आपका उत्तर ये है 2, और तीसरा उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, तो राशियों में अंतर बराबर 210 रुपये। ठीक है, इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए, प्रश्न संख्या 7 में दिया है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। और दूसरे वर्ष में हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बच्चों एक बार तो हमें यहाँ पर 2 वर्ष का कुल राशि निकालनी है और फिर तीसरे वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते हैं पहले हमें जो दिया गया है प्रश्न संख्या 7। मूलधन क्या दिया है? मूलधन P बराबर है 8,000 रुपये। कितने हैं? 8,000 रुपये। ठीक है, और दर क्या दी गई है? दर दी है हमको यहाँ पर 5%। ठीक है, और समय दिया गया है, समय यानी n हमें दिया है पहले पार्ट में 2 वर्ष का। ठीक है, और सेकंड पार्ट में दिया है हमें 3 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 3 वर्ष का। तो देखिए, और शर्त क्या है? ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो देखिए, कुल राशि 2 वर्ष के लिए कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये n। तो देखिए, P क्या है आपका? 8,000। 1 प्लस दर क्या है आपकी? 5%। और यहाँ पर समय क्या है आपका? 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए करेंगे तो हमारा यह हो जाता है बच्चों 8,000 और ये हो गया आपका 105/100 और ये 2। ठीक है, आगे देखिए, 8,000 गुना 105/100 गुना 105/100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दी। 105 को 105 से गुणा करेंगे, फिर उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर कुल राशि मिल जाएगी। ये मिलता है बच्चों हमको 8,820 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष बाद कुल राशि कितनी हो गई? 8,820 रुपये। कैसे किया हमने? देखिए, 105 को 105 से गुणा किया, ये हो गया आपका 11,025 और फिर गुणा 8 किया तो 88,200। नीचे एक 10 बचा हुआ है, 10 का भाग दिया तो 1 जीरो ख़त्म हो गई। हमारे पास बचता है 8,820 रुपये। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 2 वर्ष का कंप्लीट कुल राशि। उसने पूछा है हमसे 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब किसके लिए निकालेंगे? तीसरे वर्ष का। ठीक है, तो सेकंड में देखिए, यहाँ भी हमें क्या दिया है? मूलधन बराबर है हमारा 8,000 रुपये और दर यानी R क्या है? वही 5% है।
और समय अब हमारा हो गया है यहाँ पर 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष का आप पहले ब्याज निकालें, वो कुल राशि निकालें। तो देखिए कुल राशि ए बराबर P1 + R/100 और ये आपका एन आएगा। अभी आगे देखेंगे इसको, तो 8000 1 + 5/100 और ये आपका होगा 3। ठीक है, अब देखिए 8000 ये हो जाएगा कितना, 100 एकम 100 और 1 और 100 एकम 100 और 5 105, 105/100 और उसकी घात 3 है, यानी 3 टाइम लिखना है इसको। 8000 × 105/100 105/100 गुणा 105/100, इस सब को आपको हल करना है। ये होता है हमारा 9261 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें निकालना है इसका केवल ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बराबर A - P। तो A क्या है यहाँ पर, यहाँ हमको एक चीज़ समझनी है कि हमने यहाँ 2 वर्ष का कंप्लीट कुल राशि निकाली थी और 3 वर्ष का जो हमने ब्याज निकाला है, कुल राशि निकाली है, उसमें हमने क्या लिया था, मूलधन 8000 ही लिया है। तो यहाँ मूलधन आपका क्या रहेगा, P 8000 ही रहेगा और कुल राशि ये रहेगी। ठीक है, तो देखिए 9261 माइनस आपको करना है 8000। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा, 3 वर्ष बाद पूछा गया है इसलिए 3 वर्ष बाद के लिए तीसरे वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष वाली राशि आएगी कुल हमारी, यानी ये आपको लिखना है 9261 माइनस 8820 रुपये। ठीक है, अब ये हम इसमें से घटा लेते हैं। तो देखिए 1 का 1, 6 में से 2 गए तो आपको बचे 4 और ये 12 हो गए, 12 में से 8 गए तो 4, 441 रुपये। ये उसका तीसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 441 रुपये। ठीक है, इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट। अब हम इसका देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 इसमें दिया है रुपये 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। यानी इस प्रश्न में हमको एक बार अर्धवार्षिक निकालना है, एक बार हमें वार्षिक गणना करके निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 और उसमें दिया गया है मूलधन P, ये हमें क्या दिया गया है, बराबर रुपये 10,000। ठीक है, और समय दिया गया है 1.5 वर्ष, समय क्या दिया है, 1.5 वर्ष, और जो दर दी गई है, दर यानी R हमें दी गई है 10% वार्षिक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, इसके जो मूल चीज़ हमें दी गई है वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब देखिए हम इसको करते हैं पहले 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित होने पर। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पहला बिंदु क्या लिख लेते हैं, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने पर। संयोजित होने पर बच्चों देखिए आपकी जो समय है ये समय हो जाएगा, समय यानी n जो है ये आपका हो जाएगा 3 अर्धवर्ष। आप पहले देख चुके हैं ऐसे प्रश्नों को, अब बार बार समझने के लिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 1.5 का क्या हो जाएगा 3। मैंने पहले भी बताया था कि समय दुगना हो जाता है, 1.5 वर्ष का 3 वर्ष, यानी 3 अर्धवर्ष हो गए। और जो दर है आपकी, जो दर होगी इसकी, वो दर क्या हो जाएगी, 10% के बजाय 5%
हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी निकाल लेते हैं कुल राशि। कुल राशि A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और ये आपका N। तो देखिए P क्या है आपका 10,000, यानी मूलधन क्या है 10,000, और दर क्या है 1 प्लस 5 अपॉन 100, और आपका में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो अब देखिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों 10,000 और 100 एकम 100 और 5 105, 105 बटे 100, और उसको हमने समय की घात लगा दी 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसे हम पूरा यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 105 बटा 100 इंटू 105 बटे 100 टू 105 बटे 100। ठीक है, अब हमारी ये कुल राशि क्या आएगी, यहाँ आती है कुल राशि A बराबर। ठीक है, इन सबको जब हम देखिए, पहले तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटें, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें। अब आपके पास बच जाता है 105 गुना 105 और गुना 105। इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 11,576.25। ठीक है, ये हमें मिलता है। यानी कि आपके 3 साल बाद वार्षिक संयोजित जब होती है, आप वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज, तो आपको कितना देना पड़ता है 11,576.25। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक संयोजित होता है तब क्या होगा। अब वार्षिक जब संयोजित होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो वही लिखेंगे, हमारा जो मूलधन है, मूलधन बराबर है हमारा 10,000, दर हमारी है बच्चों यहाँ पर 10%। ठीक है, और समय क्या है, समय बराबर है 1/1/2 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर आधे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए 1 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, कुल राशि। ठीक है, के लिए कुल राशि A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और ये आपका N। तो देखिए P क्या है आपके पास 10,000, 1 प्लस 10 बटे 100, और ये समय हो गया आपका 1 वर्ष। ठीक है, 10,000 गुना 100 एकम 100, और ये हो गया आपका 110 बटे 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी। 11 को देखिए 2 जीरो हैं, 3 तो जीरो हैं हमारे पास, 1 2 3 और 11 एकम 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 11,000 रुपये आ गया हमारा 1 वर्ष का। अब हमारा आधा वर्ष बचा हुआ है, तो आधे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे आधे वर्ष के लिए मूलधन हो गया ये, और साधारण ब्याज हमको इसका निकालना है आधे वर्ष का। ठीक है, 1/2 वर्ष का ब्याज बराबर साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 11,000 इंटू दर क्या है 10, समय क्या है 3/2 और गुणा में कर दिया हमने 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, और बच्चों 2 से हमने इस 10 को काटा 5 बार, 5 दिया 15। अब 15 को गुणा करना है आपको 110 से, तो ये हो गया आपका 15 को 110 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी 11,550 बच्चों ये 1/2 आएगा क्योंकि आधे वर्ष का है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ हमारे पास बचेगा, ये कट गया आपका 5 और 5 को 110 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 550 रुपये। ठीक है, अब 550 रुपये आपका आधे वर्ष का ब्याज हो गया। तो कुल राशि क्या हो जाएगी 1.5 वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए कुल राशि बराबर 11,000, जो आपने अभी ये हमने हमारा आया है 11,000 प्लस 550, यानी 11,550 रुपये ये आ गया आपका कुल 1.5 वर्ष का। तो अब हमें यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखना है। इसमें पूछा गया था हमसे कि क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा गया। इसके उत्तर में हमें लिखना होगा हाँ। देखिए यहाँ क्या आया है 11,550 और यहाँ क्या आया था आपका 11,576 ये आया था। तो हमें क्या लिखेंगे, हाँ यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा, उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे किससे मिलेगा, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा, जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमको इसमें लास्ट में लिखना है। समझ गए? इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 में हमें दिया है, यदि राम रुपये 4,096 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखिए दिया गया है प्रश्न में हमको, प्रश्न संख्या 9, मूलधन P बराबर है हमारा 4,096 रुपये। ठीक है, और दर दी गई है 12.1/2%, यानी कि 25/2%, और समय दिया गया है 18 महीने यानी 1.1/2 वर्ष। ठीक है, ये यहाँ तक हमने नोट कर लिया। आगे आता है इसमें अर्धवार्षिक संयोजित होता है क्या, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में बच्चों दर हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी हमारी 25/2 है, इसका हम 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 25/4%। और समय 1.5 वर्ष है, समय 1.1/2 वर्ष है, इसका हो जाएगा 3 अर्ध वर्ष। 3 अर्ध वर्ष हो गए, ठीक है, 3 अर्ध वर्ष हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, कुल राशि निकालेंगे। कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये हो गया आपका N। P क्या दिया है 4,096, 1 + 25/4 और गुणा में 1/100 और समय हो गया आपका 3 अर्ध वर्ष। ठीक है, तो देखिए 4,096 ये आगे हो गया आपका 100 को 4 से गुणा किया 400, 4 से गुणा किया 400 और 400 एकम 425 यानी 425/400 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों आगे देखिए 4,096 गुणा 425/400 गुणा 425/400 और गुणा 425/400 ये हम करेंगे।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कटने में ये सारी संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम इनको काट सकते हैं। 25 से काटा हमने इसको तो 25 से कम 25 बचे हमारे पास 15 और ये कट गया 16, ये कट गया 17, ये कट गया 17, ये कट गया 16, 25 से काट रहा हूँ, ये 17 और ये 16। ठीक है, तो हमारे पास बच जाता है यहाँ पर 4096 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 और बटे में 16 गुणा 16 गुणा 16। आप इसे काट सकते हैं 16 से, 16 कम 16 बच गए, 16 दूनी 32 बच गया आपके पास 8 और 16 पंजे 80 बच गए 9 और 16 छिकी 96। ठीक है, फिर आप 16 से भी इसको फिर काट सकते हैं, 16 एकम 16 और बचे आपके पास 9, 16 छिकी 96 और फिर एक 16 से आपने इस 16 को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 17 इंटू 17 इंटू 17। इन सबको हमें गुणा करना है, तो 17 गुणा 17 गुणा 17 करेंगे तो मिलता है हमको 4913 रुपये। ये आपकी कुल राशि आ गई। कुल राशि ए बराबर 4913 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न हो गया 9वां। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहले में दिया है हमें वर्ष 2001 में जनसंख्या, दूसरे में दिया है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। देखिए यहाँ 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या बताई गई है। प्रश्न संख्या 10 हम यहाँ पर लिखते हैं 2003 में जनसंख्या बराबर है 54,000। कितनी है, 54,000 है। ठीक है, और उसमें वृद्धि क्या होती है, 5% वार्षिक वृद्धि है। वृद्धि बराबर 5% वार्षिक है। ठीक है, और समय क्या होगा, देखिए समय हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के अनुसार। कौन सी पूछिए, 2001 में जनसंख्या। तो इसके अनुसार बच्चों देखिए आप 2001 से 2001 के अंत से और 2003 तक 2 वर्ष होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 वर्ष, यानी 2001 तो पूरा हो गया, 2002 और 2003 के अंत तक का पूछा है इसने। अंत आया ना 2003 के अंत में, तो 2 वर्ष हमारा समय हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 2003 में है तो हमसे पूछा है 2001 की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2003 में जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या यानी इसे हम मानते हैं कुल राशि। ए बराबर क्या है, 54,000 है। 54,000 है, ये एक इसको लगाएं आप 2003 की जनसंख्या को। ठीक है, और हमें निकालनी क्या है, पी 2001, यानी कि 2001 की वो मूल जनसंख्या। यहाँ पी का मतलब मूलधन होता है, लेकिन हम यहाँ पी का मतलब क्या समझेंगे, मूल जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ 2001। ठीक है, और ये क्या है, पॉपुलेशन ऑफ 2003। ठीक है, तो यहाँ इसको हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, देखिए 2003 ए लगा देता हूँ यहाँ पर, ए 2003 बराबर पी 2001 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ आपका एन। अब देखिए पी 2003 क्या है, 54,000, यानी पॉपुलेशन ऑफ 2003 क्या थी, 54,000। यहाँ लिखा हमने इसको 54,000। ठीक है, और बराबर पॉपुलेशन ऑफ 2001 बराबर इंटू 1 प्लस आर अपॉन
100 तो आर क्या है हमारी 5%, या 5 ही लिख देता हूँ सीधा, और बटे में 100, और हमारा टाइम क्या है 2 ईयर्स, ये 2 ईयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे ले लेते हैं हम यहाँ पर 54,000, ये क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं P 2003 की। ठीक है, बराबर P यानी 2001 की। ठीक है, इसे किया 100 एकम 100 और 5 105, 105 बटे 100, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, आगे देखिए 54,000 बराबर P 2001, और ये आपको डबल करना है गुना 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100। ठीक है, अब हमें तो ज्ञात ये करना है 2001 की जनसंख्या। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं लेफ्ट साइड में और इसका कर देते हैं वज्र गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए P 2001 बराबर 54,000 गुना 100 गुना 100, यानी 54,000 गुना 100 गुना 100, और बटे में लिखेंगे 105 गुना 105। ठीक है, काट दीजिए इनको दोनों को, ये 20 से कटा, ये 21 से कटा, ये 20 से, वो 20 5 से, और ये 21। ठीक है, अब आप इनको काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो 21 को गुणा 21 से करके हम भाग दे देंगे। अब देखिए इनकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये हमारा आएगा 48,980 लगभग। क्या आएगा 48,980 लगभग आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका उत्तर आएगा। अब ये 2000 किसकी हो गई है जनसंख्या, जो 2001 की जनसंख्या है, तो आप यहाँ लिखिए 2001 में जनसंख्या बराबर 48,980 लगभग, लगभग है, लगभग थी। ठीक है, अब सेकंड में हमसे पूछा है 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। मैं जनसंख्या 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें और ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए 2003 में क्या है, P 2003 बराबर क्या है, हमने अभी देखा है 54,000 जो हमें प्रश्न में दिया गया है। दर क्या है वृद्धि की, दर बराबर है 5%, और समय कितना हो गया 2003 से और 2005 तक, देखिए वही दो वर्ष हो गया। ठीक है, अब हम दो वर्ष बाद की निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष की बाद की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए P 2005 ए टोटल निकालना है ना, कुल A 2005 बराबर P 1 + R/100, और ये आपका N। अब यहाँ पर P क्या है आपका, P 2001, वो P 2003, यहाँ हम 2003 का जो P है वो क्या मानेंगे 54,000 को। ठीक है, तो देखिए 54,000 1 + 5/100, और ये आपका 2, तो 54,000, और ये आपका हो गया 105 बटे 100, और आपका समय 2 वर्ष का है। ठीक है, अब आगे देखिए 54,000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, 2 0 कट कर दी हमने। ठीक है, 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि भाग देने में आसानी रहेगी। 105 गुणा 105 किया और उसे 540 से गुणा किया, तो हमें मिलता है, मैं कर लेता हूँ, 59,535। क्या मिला 59,535, यानी 2005 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या
59,535 होगी। ये आपका सेकंड पार्ट का इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा ये प्रश्न 10 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 में दिया है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, प्रश्न संख्या 11 यानी शुरू में बैक्टीरिया की संख्या यानी P बराबर कितना है, 5,06,000। कितना है, 5,06,000 ये थी। दर क्या है, दर यानी रेट क्या है, 2.5% पर घंटे। ठीक है, इसे हम वार्षिक मान लेंगे। और समय क्या है, समय दिया है उन्होंने 2 घंटे, जिसे हम क्या मानेंगे, 2 वर्ष। समय यानी n, ये हो गया हमारा 2 वर्ष। इस तरह से ये वार्षिक मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया की कुल संख्या, यहाँ लिखेंगे बैक्टीरिया की कुल संख्या यानी A बराबर P1 + R/100 और ये आपका n। ठीक है, शुरुआत में क्या है, P क्या है आपका 5,000, वो 5,06,000 और 1 + 2.5 पॉइंट हटाएंगे, 10 लगा देंगे नीचे, हटा दिया और गुणा में 1/100 और यहाँ आपका टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आगे आता है 5,06,000, यहाँ 25 से कम 25 और 100 दाएँ के 1,000 और 1,000 को गुणा किया और 1,000 एकम 1 और 25 किया तो हमारा ये हो गया बच्चों 1,025। ठीक है, दूसरा तरीके से आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं अगर आपको दिक्कत आती है तो 2500 का 100, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 40, 40 एकम 40 और 1 41, 41/40 क्या लिख दें अब यहाँ पर हम 41/40 और इसकी घात हो गई आपकी 3। ठीक है, तो देखिए 5,06,000 इंटू 41/40 गुणा 41/40, ये 40 है। किया इसको 1 0 से 1 0, ये दोनों 0 काट दी, 1 1 0 इसकी, 1 1 0 इसकी। ठीक है, नीचे बचा आपका 4 4, इनको भी आप काटना चाहें काट सकते हैं, यहाँ कट जाएंगे ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना, काट के करो चाहे कैसे भी करो। हम इसको सीधा लिख देते हैं, इन सबको करेंगे तो हमारे पास आता है टोटल 5,31,616.25, ये लगभग हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, लगभग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ नीचे, अतः 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पूछा था, 2 घंटे बाद या 2 घंटे के अंत में, लिख लें, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या 5,31,616.25 हो जाएगी। ठीक है, यह आपका 11वां प्रश्न कंप्लीट। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, 12वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। 12वें प्रश्न में दिया है हमको बच्चों, एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अवमूल्यन हुआ है इसमें, तो हम क्या करेंगे, दर को प्लस न करके और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास उत्तर में देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तरीका यही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ स्कूटर का मूल्य, और स्कूटर का मूल्य जो हमें दिया गया है
उसे हम क्या मानेंगे, P। तो देखिए लिखते हैं स्कूटर का मूल्य यानी P बराबर है 42,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमें दर दी गई है, दर क्या दी गई है, 8%। ठीक है। तो दर यानी R बराबर है 8% वार्षिक, ये लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे समय। समय क्या दिया गया है हमें, 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष बाद उसका अवमूल्यन हुआ है मूल्य का, तो 1 वर्ष का समय लेंगे। और यहाँ हम इसमें ये लिख लेंगे कि मूल्य में अवमूल्यन होता है। ठीक है। आगे देखिए, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद का मूल्य जिसे हम क्या मानते हैं, A, यानी जो कुल राशि आएगी उसे हम A मान लेते हैं। तो A बराबर क्या होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए तरीका हमारा वही है, हम यहाँ पर लिखेंगे A बराबर P, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद हम 1 बटा वो R बटा 100 लिखेंगे, और ब्रैकेट पे उसकी घात लगाएंगे n। अब देखिए पहले हम यहाँ 1 के बाद प्लस कर रहे थे, अब हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि मूल्य में अवमूल्यन हुआ, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस लगाया। अब हमारे पास, अब देखिए प्रश्न में हमने A किसे माना है, कुल राशि किसको मानी है, A यानी स्कूटर का 1 वर्ष का मूल्य। P क्या है, 42,000, 1 का 1 ही रहेगा। R क्या है हमारी 8%, और समय क्या है हमारा 1 वर्ष। इसे यहाँ पर इसमें रख देते हैं। A बराबर 42,000 1 माइनस 8/100 और समय 1 वर्ष। ठीक है। आगे देखिए, A बराबर 42,000 और ये आपका, आप इसको यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, 8/100। एक देखिए 4 से काटा 2 बार, 4 से इसको काटा 25 बार। ठीक है। अब हम इनका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, A बराबर 42,000 और ये कितना हो गया, 25 से कम 25, 25 में से -2 किए तो हमारे पास क्या आता है, 23, 23/25 और इसकी घात पावर हो गई 1। ठीक है। A बराबर, ब्रैकेट हटा देंगे, 42,000 गुणा 23/25। ठीक है। अब देखिए इनको काट देते हैं, 5 से काटा 5 बार, 5 से हमने इसको काटा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 20 हो गए, 5 चौका 20 और 2 जीरो यहाँ लगा दी। ठीक है। फिर हमने 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 बचे 3, 34 हो गए, 5 छिकी 30 बचे 4, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, यानी क्या मिला हमको, 1680 गुणा क्या बच रहा है इधर, 23। इन दोनों को हम गुणा करेंगे। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 38,640। ये क्या है हमारा, A बराबर 38,640। तो A हमने किसको माना था, 1 वर्ष बाद का मूल्य। तो हम यह क्या लिखेंगे, अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर 38,640 रुपये होगा। ठीक है। इस तरह आपका ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बच्चों इसी प्रश्न के साथ आपकी ये प्रश्नावली 8.3 यहाँ पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आएंगे। थैंक यू।